हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन कहते किसे हैं? सबसे पहले ये जानें, जो हम भोजन करते हैं, भोजन के उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो विषैले पदार्थ निकलते हैं या निर्मित होते हैं, उन विषैले पदार्थों को हमारा शरीर बाहर निकालता है। न निकाले तो वो हमारे शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा देंगे। तो उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन बोलते हैं। अगर कोई आपसे इसकी परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे? शरीर कोशिकाओं से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में जिस जिस अंग की भूमिका होती है, उन सारे को मिला करके हम सिस्टम बोलते हैं यानी तंत्र बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम लोगों का यही विषय होगा, इसी पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और क्रिटेनाइन, ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक, इन्हीं को धरती पर जितने भी प्राणी हैं, इन्हीं को उत्सर्जित करना पड़ता है भिन्न भिन्न तरीके से। तो जो भी जीव हैं उनका वर्गीकरण उत्सर्जन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न उत्सर्जी अंगों द्वारा होता है। जैसे हमारा है त्वचा। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा उत्सर्जन होता है किसका? पसीने का। पसीने के रूप में हमारा क्या निकलता है? जल और सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा क्या उत्सर्जित होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और होता है, लहसुन, प्याज और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनका उत्सर्जन वाष्पीकरण के द्वारा होता है, और वाष्पीकरण हमारे लंग्स के द्वारा होता है। इसलिए लहसुन, प्याज का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद आंत है। आंत हमारा किस चीज का उत्सर्जन करता है? अनपचे भोजन का उत्सर्जन करता है। और कुछ अंदर की चीज भी है, उसमें बाद में बता देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा यकृत। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और जब यूरिया में बदल जाता है तो उसका उत्सर्जन हो जाता है। उसके बाद पांचवा है वृक्क यानी किडनी। सबसे मेन उत्सर्जन का कार्य ही करता है वृक्क यानी किडनी। मेन उत्सर्जक अंग यही है। उसके बाद
एक्सक्रेटरी कंपाउंड यानी उत्सर्जी यौगिक के आधार पर हम देखेंगे किन किन जीवों में कैसे कैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहला है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में मानव, और जानवर भी इसी में आते हैं, एनिमल्स। उसके बाद दूसरा है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड का निर्माण होता है। उदाहरण है पक्षी, बर्ड्स। तीसरा है अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक में अमोनिया का निर्माण होता है, जैसे मछली या जितने भी उभयचर होते हैं उनमें अमोनिया का निर्माण होता है। उसके बाद चौथा है ग्वानोटैलिक, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी, इनमें ग्वेनाइन का निर्माण होता है। तो ये हमने देख लिया। अब हमको मतलब है मानव में उत्सर्जन से। हमको आज क्या पढ़ना है? मानव में उत्सर्जन। तो आइए हम देखेंगे मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। तो मानव में सबसे मुख्य अंग किडनी ही है। किडनी, यहां देख लीजिए किडनी का बनावट देख लीजिए। किडनी में मूत्र कैसे बनता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिया जाए। ये हमारा वृक्क धमनी के द्वारा हमारे किडनी में रक्त आता है। इसमें किडनी में छनैया होता है और छनैया होकर के फिल्ट्रेशन होकर के फिर शिराओं में यह वो रक्त चला जाता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्राशय में चले जाते हैं, इस तरह से बाहर हो जाते हैं। ये जो मानव का किडनी होता है, यह वजन में लगभग 150 ग्राम का एक प्रति का लगभग 150 ग्राम होता है। रंग भूरा होता है और ये सेम के बीज के जैसा होता है। सेम के बीज के जैसा होता है और हमारे वृक्क के अंदर जो छोटी छोटी इकाई होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये जो किडनी होता है एक झिल्ली से ढका रहता है। उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नाम के झिल्ली से ये ढका रहता है। और जिस विषय के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और उस बीमारी को, अगर इसमें नेफ्रॉनों में जो बीमारी हो जाती है उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं। और जो डॉक्टर इलाज करता है किडनी से संबंधित, जो डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक। अब हम किडनी के कार्य को देखेंगे। किडनी के
कार्य को देखेंगे। तो वृक्क के कार्य को हमने 2 चरणों में बांटा है। पहला है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, और दूसरा है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन। हमारा किडनी निस्यंदन का कार्य यानी फिल्ट्रेशन का कार्य और पुनरावशोषण का कार्य कैसे संपन्न करता है। तो आइए थोड़ा पहले हम इसके बनावट को देखते हैं। ये देखिए, ये किडनी है, इसमें ये जो रचना दिखाई दे रही है ये मेडुला है। मेडुला, हमारा रक्त इसमें जाता है और इसमें जो उत्सर्जन की, किडनी के उत्सर्जन की जो इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इसमें नेफ्रॉनों की, एक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या 1 मिलियन और दोनों किडनी में 2 मिलियन होती है। तो हम सिर्फ एक नेफ्रॉन की बात करेंगे, सिर्फ एक नेफ्रॉन को देखेंगे कि कैसे कार्य करता है। यहां देखिए, यहां कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहां से रीनल आर्टरी द्वारा हमारा रक्त कहां जाता है? केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में। उसके बाद ये वाला जो प्यालीनुमा आकृति जब बना हुआ है, इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स संपुट। इसका खोज बोमेन्स महोदय ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया है। तो यहां ये जो अविवाहित धमनिका है, ये जो हमारी रीनल आर्टरी से निकल करके ये जो धमनी हमारे ग्रे मेरुलस में जो प्रवेश कर रही है, ये थोड़ा मोटी होती है। अपवाही धमनिका ये थोड़ा मोटी होती है, ज्यादा रक्त जा सकता है। लेकिन जब इसमें प्रवेश करती है और उसमें से जब बाहर निकलती है तो इसको क्या कहेंगे? अपवाही धमनिका। तो अपवाही धमनिका पतली होती है। तो जब मोटे से ज्यादा रक्त जाएगा और पतले में कम रक्त बाहर होगा, इसलिए वहां क्या होगा? दबाव बनेगा। इसमें दबाव बनता है और जब प्रेशर बनता है तो उसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा ये इसमें से जो पानी वगैरह होता है, जल वगैरह होता है, उसको छान लिया जाता है और छान करके कहा जाता है, इसमें ये जो नेफ्रॉन वाहिका होती है इसमें चला जाता है। और हमारा ब्लड में जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और तमाम चीज जो होते हैं, वो ब्लड में ही रह जाते हैं और ब्लड से आगे कैपिलरीज में चलते रहते हैं, कैपिलरीज में चलते रहते हैं। अब जो ये, अब इसको मूत्र कहेंगे। अब इसको जो पानी, जल जो छान लिया गया है और हमारे नेफ्रॉन के वाहिकाओं द्वारा ये जो बाहर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसको अब हम मूत्र बोलेंगे। लेकिन उसमें भी अभी बहुत कुछ है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। तो इन नेफ्रॉन वाहिका द्वारा जब ये जल या मूत्र आगे बढ़ेगा तो आगे चल करके इस भाग को
इस भाग को पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना। तो ये नीचे वाला पतला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये हेनले का झूला इसको कहते हैं। इसका खोज हेनले ने किया था, इसलिए हेनले महोदय के नाम पर इसका नाम पड़ गया हेनले का झूला, यानी लूप ऑफ हेनले। तो जो यू आकार का है, इसमें दो भाग है, दो भाग है। अब इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग माने उतरने वाला, यानी नीचे जाने वाला, डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो पीसीटी का भाग है, पीसीटी का ही भाग है डिसेंडिंग लिम्ब, इसमें जो अवशोषण होता है, ये किसका अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण होता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ता है। तो जब ऊपर चढ़ता है तो आगे वाले इसको पार्ट को, इस पार्ट को असेंडिंग लिम्ब, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसके द्वारा किसका अब्जॉर्प्शन होता है? नमक और आयन का। उसके बाद हमारे शरीर को जो आवश्यकता थी उसका अब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया। बाकी जो बचेगा वह आगे जाएगा, और आगे जाकर के कहां पहुंच जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जाकर के कहां खुलते हैं? यूरिन डक्ट में, मूत्रवाहिनी में खुलते हैं। और यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, मूत्रवाहिनी में खुलते हैं, और इसके द्वारा फिर कहां चले जाते हैं? यूरिन ब्लेडर में चले जाते हैं। मूत्रवाहिनी के द्वारा, यूरेटर डक्ट के द्वारा कहां पहुंच जाते हैं? यूरिन ब्लेडर में पहुंच जाते हैं। यूरिन ब्लेडर में कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब यहां हम देखेंगे पीसीटी के द्वारा अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण हो गया। उसके बाद पानी का अवशोषण यहां हो गया, नमक और आयन का अवशोषण यहां हो गया। उसके बाद कुछ और जैसे प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, आयोडीन और सोडियम का भी अवशोषण हो जाता है। कुछ हो जाता है, शरीर को जितना आवश्यकता होता है उतना हो जाता है अवशोषण, और जितना आवश्यकता नहीं होता है वो सब हमारे मूत्र में चला जाता है। तो हमारे मूत्र में अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे मूत्र में तमाम एसिड जा रहे हैं, जिसमें से एक एस्कार्बिक एसिड है। तो एस्कार्बिक एसिड को कौन सा विटामिन का नाम दिया गया है? विटामिन सी। विटामिन सी, ये बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन जाता है? विटामिन सी जाता है। हमारे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण, इसके कारण। और इसका निर्माण कहां होता है यूरोक्रोम का? लीवर में। जब पाचन क्रिया पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि लीवर में
क्या बनता है? आरबीसी, आरबीसी का अपघटन होता है लीवर में। आरबीसी का कब्रगाह कौन है? लीवर है। तो लीवर में जब ये मर जाता है आरबीसी, तो जो उसका अपशिष्ट होता है, यानी एक तरह से कह लीजिए उसका लाश, तो आखिर वो कहाँ जाएगा? तो लीवर के द्वारा उसको पेशाब में, रुधिर में भेज दिया जाता है, और रुधिर के द्वारा किडनी में आता है, किडनी छान करके पेशाब में भेज देता है, और इसी के कारण मूत्र पीला होता है। कैल्शियम को देख लीजिए, हमारे शरीर को जितना कैल्शियम की जरूरत रहती है उतना कैल्शियम हमारा शरीर रख लेता है, लेकिन उससे ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगता है। लेकिन जब ज्यादा कैल्शियम हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर पर्याप्त कैल्शियम हो गया है, इतना कैल्शियम हो गया है कि उसके मूत्र के रास्ते बाहर जा रहा है, और उसी समय वह टमाटर और पालक का अधिक सेवन कर ले, तो क्या होगा? हमारे शरीर में जो एक्सेस कैल्शियम है, पालक और टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड मिल करके क्या बन जाएंगे? पथरी बन जाएंगे, जिसको आप लोग स्टोन, पथरी बोलते हैं। कभी कभी उसमें लीवर वाले ने बताए होंगे, गाल ब्लेडर में हो जाता है, यानी पित्त वाली थैली में हो जाता है, कभी किडनी में ही हो जाता है, और कभी कभी कहा हो जाता है? यूरिन ब्लेडर में। कभी कभी यूरिन ब्लेडर, पेशाब वाली थैली में भी हो जाता है। 3 जगह पथरी होता है। ठीक, इसके बाद सारे जो हमारे शरीर की जरूरत के जो पदार्थ थे, और उसका अवशोषण कर लिया, और शोषण करने के बाद क्या बचा? जो अवशिष्ट पदार्थ बचे थे उनको हमारे यूरिन डक्ट में पहुंचा दिया। लेकिन ये जो पतली पतली नसें दिखाई दे रही हैं, कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, इन्हीं के द्वारा अवशोषण हुआ है, और इनमें अवशोषण होने के बाद अब क्या बचा है? अब शुद्ध रक्त बच गया है। शुद्ध रक्त बच गया है, तो जब जब वापस आएगा तो ये धीरे धीरे ये कहाँ आएगा? शुद्ध रक्त देखिए ये कहाँ आएगा? रेनल वेन्स में। रेनल वेन्स यहाँ है, देखिए यहाँ रेनल वेन्स में आएगा, और रेनल वेन्स शुद्धिकरण के लिए कहाँ भेज देगा? फिर उसको शरीर के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे शरीर में। ठीक, ये रहा हमारे किडनी के इकाई, एक इकाई यानी एक नेफ्रॉन के कार्यों को हमने देखा है। और हमारे एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो सोच लीजिए कितना जटिल कार्य है किडनी का हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से अब हम किडनी के मुख्य कार्य, ये क्या देखे? अभी ये देखे हैं निस्यंदन और पुनरावशोषण, लेकिन कौन कौन सा काम करता है हमारे शरीर के लिए, तो ये हम लेते हैं। देखिए यहाँ उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ये किडनी क्या करता है? जो भोजन हम करते हैं, भोजन में विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद पीएच मान बनाए रखता है। पीएच मान बनाए रखता है, ये भी काम करता है। रासायनिक अखंडता बनाए रखना
बीज का काम है। रासायनिक अखंडता मतलब कि कोई पदार्थ ज्यादा हो जाए तो बाहर निकाल देना और कम रहे तो रख लेना। इस प्रकार उसका नियमन करना, कंट्रोल करना कि ज्यादा कम न होने पाए और बैलेंस बनाए रखना। ठीक। जल की निश्चित मात्रा व शारीरिक तापमान बनाए रखना परासरण द्वारा। परासरण द्वारा जल के निश्चित जितना जल का हमारे शरीर में जरूरत रहता है, तो जल जब यहाँ छन जाता है ग्लोमेरुलस के द्वारा छन जाता है और हमारे इसमें नेफ्रॉन के वाहिनियों में जब पहुंच जाता है तो हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है उतना अवशोषण कर लेता है। इस तरह से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाती है। एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। एक प्रश्न है, यूरिकोटैलिक, अमीनोटैलिक और गुआनोटैलिक में प्रायः किसका अभाव होता है? तो मूत्राशय का अभाव होता है। जैसे चिड़िया वगैरह होते हैं ना, कीट पतंग, तो उसमें ये यूरिन ब्लैडर प्रायः नहीं पाया जाता है। ठीक। उसके बाद ये जो हमारे ग्लोमेरुलस हैं जो छानने का काम करते हैं, तो इनके अंदर जब खराबी आ जाती है, हमारे नेफ्रॉनों में जब खराबी आ जाती है तो जिसकी ये छनाई करते हैं, जैसे ब्लड कोशिकाओं का और अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का, तो कुछ परसेंट हमारे मूत्र में ग्लूकोज का भी जाता है, अमीनो अम्ल का भी जाता है। प्रोटीन वसा, लेकिन जब प्रोटीन ज्यादा मात्रा में जाने लगता है, कब जाने लगता है? जब हमारे ग्लोमेरुलस में डिफेक्ट आ जाता है, खराबी आ जाता है तब। और तब क्या होता है? और जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी छनाई, उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अब वो विषैले पदार्थ हमारे ब्लड में मिल करके सुचारू रूप से क्या नहीं होने देते हैं? सांस का आवागमन, हमारे ऑक्सीजन का आवागमन नहीं होने देते हैं। तब जरूरत किसकी पड़ती है? उसको हम किडनी फेल्योर बोलते हैं। और तब किसकी जरूरत पड़ती है? तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक। उसके बाद अब हम थोड़ा सरसरी निगाह से एक बार इसको देख लेते हैं। मानव के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी। जो हमारे किडनी का इकाई होता है उसको क्या कहते हैं? वृक्काण यानी नेफ्रॉन कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा तो कैसे उत्तर देना है वही हम बता रहे हैं। हमारे एक किडनी में कितने वृक्काण होते हैं? लगभग 1 मिलियन। और 1 मिलियन उधर, 1 मिलियन उधर, कितने? 2 मिलियन। हमारी एक किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, शरीर के वजन के अनुसार। ठीक। हमारे किडनी को जो झिल्ली ढका रहता है उसका क्या नाम है? पेरिटोनियम। ठीक।
इम्पोर्टेंट चीज तो हम लोगों ने देख लिया। हो गया। हमारे मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट माने रंजक। ठीक है, तो ये मुख्य चीज को हमने लोगों ने देख लिया। अब इसको आप लोग दोहरा भी लीजिएगा और उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाएंगे लगभग इसी में से पूछे जाएंगे। इसको थोड़ा सा कई बार चला करके देख लीजिएगा और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।